मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातलाव वाराणसी, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर देख रहे हैं विकास, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोग मानव विकास, आर्थिक विकास और भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे धाड़ी विकास। विकास की वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना संसाधनों की भावी पीढ़ी के लिए आपूर्ति को व्यय किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसे हम धाड़ी विकास कहते हैं। धाड़ी विकास किससे कहते हैं, इसको हम लोग देख लें कि धाड़ी विकास उसे कहते हैं जब हम भावी पीढ़ी माने भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो संसाधनों को बचाकर या पर्यावरण को बचाकर वर्तमान के लोगों की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम धाड़ी विकास कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग धाड़ी विकास के प्रमुख लक्ष्य। धाड़ी विकास के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला देखेंगे, संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। सबसे पहले धाड़ी विकास का यह प्रमुख लक्ष्य है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वृद्धि को रोका जाए, जिससे कि जो हमारे संसाधनों पर जो दबाव पड़ रहा है वह कम हो सके। तो यह पहला लक्ष्य है धाड़ी विकास का। दूसरा देखेंगे, परंपरागत साधनों को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने हेतु ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। दूसरा धाड़ी विकास का लक्ष्य देखेंगे कि जो परंपरागत साधन जिसको हम लोग हमारे भावी पीढ़ी माने पहले से जो सभी लोग जिस ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उस ऊर्जा को बचाकर हमें गैर परंपरागत माने ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उसे कहते हैं जिसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसमें कहा गया कि धाड़ी विकास के अंतर्गत कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा परंपरागत ऊर्जा संसाधन बचा रहे। धाड़ी विकास का अगला लक्ष्य हम लोग देखेंगे, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक उपयोग वाहन प्रणाली को विकसित किया जाए। यानी देखेंगे हमारे पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उसमें हम लोग सार्वजनिक उपयोग वाले वाहनों का प्रयोग करें, जिससे कि कम से कम वायु प्रदूषण हो। यह भी धाड़ी विकास का यह भी एक लक्ष्य है। अगला लक्ष्य हम लोग देखेंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए और नए पेड़ पौधों को रोपित किया जाए। जो अगला लक्ष्य है वह वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, हम लोग अपनी कृषि योग्य भूमि बनाने, सड़क या रेल लाइन बनाने के लिए कर रहे हैं, उस पर नियंत्रित किया जाए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए धाड़ी विकास किसे कहते हैं और धाड़ी विकास के क्या क्या लक्ष्य हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, विकास मापने का UNDP का मापदंड देखेंगे। विकास मापने का UNDP का मापदंड। विकास मापने का UNDP का मापदंड निम्न है, जो इस प्रकार है। UNDP का पूरा नाम हम लेंगे, हम लोग फुल फॉर्म इसका होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, माने इस तरह से देखेंगे इसका होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो इसके तहत जो मानक तैयार किया गया है उसमें सबसे पहले इसके आधार पर मानक तैयार है। पहला, लोगों का स्वास्थ्य। पहला देखेंगे लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होती है वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का या UNDP का मापदंड होता है वह यह होता है कि सबसे पहले वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, माने स्वास्थ्य, जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य जितना अधिक होगा वहाँ पर विकास भी उतना अधिक होगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही ज़्यादा कार्य कुशल होते हैं और अधिक से अधिक वह आर्थिक लाभ अपने माध्यम से देते हैं, जिससे वह, तो इसीलिए कहा गया कि जहाँ पर ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वहाँ वह देश उतना ही विकसित होता है। अब हम लोग अगले मानक की तरफ चलेंगे। अगले मानक की तरफ चलेंगे जो है शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर दूसरा जो मानक तैयार किया गया है। मानव विकास का दूसरा मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वहाँ उतना ही विकसित माना जाएगा। कहा जाता है कि जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है वह उस देश का विकास उतना ही देखें, क्योंकि जितने शिक्षित व्यक्ति होते हैं वह अच्छे कार्यकुशल भी जल्दी किसी काम को सीख जाते हैं और वह ज़्यादा अपने देश के लिए विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला देख लिए लोगों का स्वास्थ्य, दूसरा देख लिए शैक्षिक स्तर, तीसरा देखेंगे जो मानक तैयार किया, मापदंड तैयार किया गया है वह प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। अच्छा जीवन स्तर विकास का पहचान है। तो इस तरह से देखेंगे जो तीसरा मापदंड प्रति व्यक्ति आय, यानी कहा जा रहा है जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश का जीवन स्तर भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि आय होने पर ही लोगों का रहन सहन ऊंचा होगा, जिससे उस देश का भी विकास। तो इस तरह से हम लोग विकास मापने के UNDP का मापदंड देख लिए। पहला लोगों का स्वास्थ्य, दूसरा शैक्षिक स्तर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है, जो इस प्रकार है। इसके पहले हम लोग देख लिए UNDP का मापदंड, अब देखेंगे हम लोग विश्व बैंक का मापदंड। तो इस तरह से देखेंगे इसके मापदंड में आपको UNDP के मापदंड में अंतर होगा। कहेंगे यह पहला प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते। देखिए जो विश्व बैंक है वह प्रति व्यक्ति के आय के वितरण के बारे में कुछ भी सूचना या जानकारी नहीं देता है। दूसरा देखेंगे मापदंड है जो विश्व बैंक का, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का अभिसूचक नहीं है। माने वह विश्व बैंक कहता है कि प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक हो तो यह नहीं है कि वह ज़्यादा जन कल्याण वृद्धि का सूचक हो, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा वह देता है प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर यह संभव हो सकता है कि देश में कुछ ही लोग अत्यधिक धनी हो और अधिकांश लोग अत्यधिक निर्धन हो। तो विश्व बैंक यह भी कहता है अगर मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो इससे यह हो सकता है कि उस देश के कुछ व्यक्ति अधिक धनी हो और कुछ व्यक्ति अत्यधिक निर्धन हो। तो इस तरह से हम लोग देख लिए विश्व बैंक के मापदंड को। उसके पहले हम लोग UNDP के मापदंड को देख लिया और यह विश्व बैंक। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण में गिरावट के कारण। पर्यावरण में गिरावट के कारण
तो इसमें देखेंगे पर्यावरण में गिरावट के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, क्यों पर्यावरण में गिरावट हो रही है? पहला, भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है जिसके कारण पानी के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। तो यह पहला है कि हम लोग ज़्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा भूमिगत जल जो स्तर है वह नीचे गिरता जा रहा है, तो यह पहली कमी हुई। दूसरा देखेंगे, हमारे देश में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप देश के केवल 23% भूमि पर ही वन रह गए। तो यह देखेंगे देश में अंधाधुंध कटाई होने के कारण कुछ कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए या सड़क या रेल बनाने के लिए कर रहे हैं जिसके वजह से भी हमारे वनों में कमी हो रही है। तीसरा देखें, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, इससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो देखेंगे जो पेट्रोलियम का वाहन चालितों में अधिक प्रयोग होने के कारण भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। अगला देखेंगे, नदी नालों में डाले जाने वाले अपशिष्टों ने जल प्रदूषण को बढ़ाया है। तो इस तरह से देखेंगे नदी नालों में डाले जाने वाले अपशिष्ट माने जो खराब चीज़ें होती हैं, कूड़ा करकट, इन चीज़ों के जाने से भी हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं हमारे पर्यावरण में गिरावट हो रहा है या गिरावट का मतलब कमी हो रही है। तो इस तरह से हम लोग का यह जो विकास पार्ट था समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे पार्ट का फिर अध्ययन करेंगे।